नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें प्रत्येक में हम 30 प्रश्नों पर बात करते हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं या फिर एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं एक एक करके उन पर हम बात करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चल के मैं इन पीडीएफ को वहां पर आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं। इनसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग भी यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, आपके कितने अंक आते हैं या फिर 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिब्रम में, हाइपोथैलेमस या फिर पिट्यूटरी, इनमें से कहाँ पर होता है? इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। शरीर का तापमान मस्तिष्क के मध्य में स्थित हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है। यह शरीर के तापमान को करीब 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपको ये बन सकता है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पर पाया जाता है? मस्तिष्क के बीच में, मध्य भाग में पाया जाता है। शरीर का तापमान कितना होता है? एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडॉन? तो इसका सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है? वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? वृक्क से, कान से, फेफड़े से या फिर त्वचा से? तो इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा। ये किससे संबंधित नहीं है? कान से, क्योंकि कान आपके उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, त्वचा, फेफड़े, ये आपके क्या होते हैं? उत्सर्जन तंत्र होते हैं। तो आगे चल के इन पर भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि? तो इसका कारण क्या है? सभी मौसम में स्थिर क्यों दिखाई देता है? ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, या फिर ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर होगा आपका सी वाला। अगर आप यहाँ देखें, ध्रुव तारा सभी ऋतुओं में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि यह लगभग पृथ्वी की घूर्णन धुरी से साथ है। इसलिए जैसे ही पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है तो ये भी इसके साथ घूमता रहता है, इसलिए आप लोग को क्या होता है? स्थिर दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है 25% ऑक्सीजन से, 90% नाइट्रोजन से, 88.8% नाइट्रोजन से, या फिर 0.97% ऑक्सीजन से? तो इसका सही आंसर क्या है? डी वाला। इसके बारे में और यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। सूर्य का हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 70.6% है, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो 27.1% भाग आपका हीलियम का होता है। इसके बाद सूर्य में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपका 1.5% होता है। तो ऑक्सीजन लगभग यहाँ पर 0.97% के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के लिए क्या अपनाया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा, अग्निशामक यंत्र, अग्निरोधक प्रणाली, या फिर अग्नि रहत यंत्र? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अग्निशामक यंत्र। आप लोगों ने कई जगह पर इसको देखा होगा, एक छोटा सा सिलेंडर रेड कलर का लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, एक व्यक्ति कार्डशीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है, इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है? तो यहाँ पर कार्डशीट बनाने के लिए जो आकृति काट रहा है, इसमें कौन सा बल यहाँ पर लग रहा है? मांसपेशीय बल, घर्षण बल, यांत्रिक बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका सही आंसर क्या है? यांत्रिक बल। यांत्रिक बल आपका क्या होता है? यांत्रिक बल वह बल है जिसमें दो वस्तुओं के बीच सीधा इंटरफेस शामिल होता है। एक दबाव प्रदान करता है और दूसरा विश्राम अवस्था में या फिर गति में होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। तो मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है? आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे। मधुबनी इसका सही आंसर है। ये बिहार से संबंधित है। अगर आप नीचे देखें, मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला चित्रकला भी कहते हैं, बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। तो ये बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इसका निर्माण कहाँ होता है? जो आपकी आरबीसी होती हैं, इनका निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत में, गुर्दों में, हृदय में, या फिर अस्थि मज्जा में? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? अस्थि मज्जा, बोन मैरो होती है जो आपकी, उसमें इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लाल रक्त कोशिकाओं में
हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। HGV आप नाम ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। लाल रक्त कोशिकाएं संयोजी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, तो किसे बोलते हैं, प्लीहा को। लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें एरिथ्रोसाइट और आरबीसी भी कहा जाता है, तो इसका नाम पूछा जाता है कि दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स होता है और आरबीसी। एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं की कमी है, तो जब आरबीसी की कमी होती है तो उस रोग को क्या बोलते हैं, एनीमिया। ये भी संबंधित है आपका आरबीसी से, तो इस पर भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, रेड डाटा बुक। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखें। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IUCN का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, बर्फ निर्माण, बाष्प बिंदु निर्माण, कोहरा निर्माण या फिर बर्फ से तरल निर्माण। तो इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा कि हम कक्षा में क्या नहीं कर सकते हैं, कोहरे का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी, मेथेन के कारण, फॉस्जीन के कारण, मेथिल आइसोसाइनाइड या फिर मेथिल एमाइन के। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, मेथिल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी पर कई बार प्रश्न बनते हैं, कभी इसकी डेट पूछी जाती है, तो कभी इसकी फैक्ट्री का नाम, कभी इसकी गैस का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये घटना कहाँ पर हुई थी, भोपाल में। कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 को। मेन इसका आंसर है 2 दिसंबर 1984। लेकिन आपसे कई बार यहाँ पर सन पूछा जाता है। गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC बोलते हैं। MIC का फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। कौन सी फैक्ट्री में घटना हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो इसका आप नाम भी ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर है आपकी, भोपाल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, UV रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका सही आंसर क्या है, हरित ग्रह प्रभाव के कारण बोला गया है इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाले अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, जो पृथ्वी से रेडिएशन निकलते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, ये रेडिएशन इनसे उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन है। तो इनके नाम भी आप ध्यान रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये जैव अपघट्य पदार्थ आपके नहीं हैं। लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। जैव अपघट्य क्या होते हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें शामिल होते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं जैव अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीवित पौधे, जानवर, सब्जी, फल आदि ये क्या होते हैं आपके, विघटित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा की बात करें तो ये आपके विघटित नहीं होते हैं। जिस कंडीशन में आप इनको डालते हैं ये उसी कंडीशन में आपके बने रहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सूर्य नगरी नाम है। इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, जोधपुर। जोधपुर को क्या बोलते हैं, सूर्य नगरी या फिर सन सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाला। पृथ्वी जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण कब होता है आपका, केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 380 सेल्सियस, 98.6 सेल्सियस या फिर 310 सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको मानव शरीर का तापमान पता होना चाहिए, एक तो सेल्सियस में, एक आपका फ़ारेनहाइट में और एक आपका केल्विन में। तीनों का तापमान यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों में से किसी पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं, जैसा यहाँ पर आपसे पूछा गया है। लेकिन ऑप्शन सारे आपको सेल्सियस में दिए गए हैं। तो सेल्सियस में कितना होता है, अगर आप नीचे देखें, शरीर का औसत सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की अगर हम बात करें
तो 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में अगर आप देखें 98.6 और 310 भी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों में सेल्सियस है। अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट होता, यहाँ पर केल्विन, तो ये भी ऑप्शन आपके सही होते। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है तो कितने के बराबर था? 14 पृथ्वी दिवस के, 24 पृथ्वी दिवस के, 16 पृथ्वी दिवस के, या फिर 12 पृथ्वी दिवस? इसका आंसर लगभग आप सभी को पता होगा क्योंकि हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 14 पृथ्वी दिवस के बराबर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। तो एक चंद्र दिवस कितने के बराबर होता है? पृथ्वी पर 14 दिनों के। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रायोगिक उपग्रह SROSS का संक्षिप्त नाम क्या है? सुपर रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, स्पेस रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, या फिर नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। क्लियर है। यहाँ पर आप कुछ चीजें और ध्यान रखें। SROSS उपग्रह को खगोल भौतिकी, सुदूर संवेदन और ऊपरी वायुमंडल निगरानी सहित छोटे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV कब प्रक्षेपित किया गया था? तो पहली बार कब इसे प्रक्षेपित किया गया था? 2018, 1993, 2004 या फिर 1997? तो इसका सही आंसर क्या है? 1993 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें। पहली बार कब लॉन्च हुआ था? 20 सितंबर 1993 को। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 4 दिसंबर 2019 तक इसरो द्वारा लॉन्च किए गए विदेशी उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 दिसंबर 2019 तक की बात कही गई है। तो इस तारीख तक कितने विदेशी उपग्रह इसरो ने लॉन्च किए हैं? 619, 569, 319 या फिर 900? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 319। 33 देशों के 319 यहाँ पर उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। थोड़ा सा और नीचे आए तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या फिर गुदाद्वार? तो इसमें से किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या है आपका? कूटपाद। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, स्यूडोपोडिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन या फिर प्रकाश संश्लेषण? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका विसरण से। यहाँ पर कुछ चीजें आप ध्यान रखें। पौधों में ऑक्सीजन विसरण की प्रक्रिया से बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फेदम है, फेदम इन चार में से क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं, या फिर एक माप या फिर मेजर है? तो इसका सही आंसर क्या है? एक माप है। अब इससे क्या चीज़ें मापी जाती हैं? यहाँ पर अगर आप देखें, फेदम लंबाई मापने की इकाई है। फेदम सागरी गहराइयों का एक पैमाना होता है, पानी की गहराई इससे मापी जाती है। एक फेदम 1.829 मीटर के बराबर होता है या फिर 6 फीट के बराबर। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करने वाले भारत के उपग्रह का नाम क्या है? तो भारतीय उपग्रह का नाम बताना है जो अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करता है। कल्पना 1, RISAT, एस्ट्रोसैट, GSAT 19? तो इसका सही आंसर क्या है? एस्ट्रोसैट। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोसैट खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है। इसे लॉन्च कब किया गया था? 28 सितंबर 2015 को। किसके द्वारा? PSLV XL के द्वारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हबल टेलीस्कोप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न की निगरानी करना, दूर की आकाशगंगाओं की तस्वीर लेना, सूर्य की सतह का अध्ययन करना, या फिर अंतरिक्ष यात्रियों से संवाद करना? तो इसका सही आंसर क्या है? दूर की आकाशगंगाओं की तस्वीर लेना। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखें। नासा के द्वारा इसे भेजा गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक बड़ी दूरबीन है। तो ये क्या है? एक दूरबीन है आपकी। हबल को 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी के STS-31 मिशन के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसकी डेट आप ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 1990 को। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा संगठन मार्स रोवर मिशन क्यूरोसिटी के लिए जाना जाता है? ESA, नासा, JAXA या फिर रॉसकोस्मोस? तो इसमें से सही आंसर इसका क्या होगा? ये क्यूरोसिटी मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? नासा के द्वारा। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। ये कब लॉन्च किया गया था? 2011 में इसे मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ये नासा का मिशन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसरो ने अब तक कितने सफल कक्षीय प्रक्षेपण किए हैं? तो लगभग कितने यहाँ पर सफल किए हैं? ऑप्शन आप देखें, 50, 109, 150, 92। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 92।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने लूना कार्यक्रम नामक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन श्रृंखला की शुरुआत की थी? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसकी शुरुआत की थी सोवियत संघ ने। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें और आप ध्यान रखेंगे। लूना कार्यक्रम 1959 से 1976 के बीच चंद्रमा पर भेजे गए सोवियत संघ के मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की श्रृंखला है। तो लूना कार्यक्रम किससे आपका संबंधित है? चंद्रमा से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्ट अपोलो का हिस्सा नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, यूरी गागरिन या फिर बज एल्ड्रिन। तो इसका हिस्सा कौन नहीं थे? यूरी गागरिन। अब यहाँ पर अगर आप देखें, प्रोजेक्ट अपोलो अंतरिक्ष अभियान नासा के दल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन थे। यूरी गागरिन इसमें नहीं थे। चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनका नाम ध्यान रखेंगे, इन पर भी प्रश्न आपका बनता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखा था। तो मिशन का नाम ध्यान रखेंगे, अपोलो 11 मिशन का नाम था, जो कि अपोलो श्रृंखला का एक मिशन था। 20 जुलाई 1969 को इन्होंने पहली बार चांद पर कदम रखा था। तो इनसे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। इनके साइंटिस्ट के नाम आप ध्यान रखेंगे, ये नासा का मिशन है। तो ये थे आज के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिनसे आगे चल के एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चनों की और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। उसमें इसी लेवल के इसी प्रकार के प्रश्न आपके दिए जा रहे हैं, तो उनसे और बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वहाँ पर डलना स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके फुल लेंथ टेस्ट भी वहाँ पर आपके डाले जाएंगे। अभी पहले 50 लोगों के लिए फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। आपको फर्स्ट 50 कोड अप्लाई करना है, तो मात्र 149 रुपये में आप लोग को 6 महीने के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आपको टेस्ट मिलेंगे। उनसे अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने इस सेट में देखा, इसी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर भी आपके रखे जाएंगे, जिससे बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएँ। और जो यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन में आपको देखने मिल रही है, वहाँ पर भी सॉल्यूशन में आपको डिटेल मिलेगी, जिससे और भी नई चीज़ें आप वहाँ पर सीख पाएँ। तो आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे आप बढ़ा सकते हैं।